सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो अधिगम का ठोस सिद्धांत सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम का जनक किनको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास व भूल सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम में है SR सिद्धांत, SR अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम है इसका संबंधवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी भी इसका एक नाम है। अधिगम का आवृत्ति सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी थ्योरी, रिपीटिशन थ्योरी भी इसका एक नाम है। तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम, जिनमें आपको ऑप्शन देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का अर्थ संयोजन किसने बतलाया है? थॉर्नडाइक ने बतलाया है। अधिगम को संबंध स्थापना किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है अधिगम संबंध स्थापना है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो किए हैं ना, उनमें चूहों पर भी किया है, बिल्लियों पर भी, बंदरों पर भी, मुर्गियों पर भी, मछलियों पर भी। तो चूहों, बिल्लियों, बंदरों, मुर्गियों व मछलियों पर, इन सब पर इसके प्रयोग हैं। लेकिन थॉर्नडाइक का बिल्ली, पजल बॉक्स, मछली, ये प्रयोग प्रसिद्ध है। तो आपको आ जाए पजल बॉक्स अर्थात उलझन पेटी, बिल्ली और मछली पर प्रयोग किसने किए? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक? अमेरिका के। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए उद्दीपक डैश था। उद्दीपक क्या था? उद्दीपक या उत्तेजना, स्टिमुलस, जिसको देख करके वो प्रयास करती है बिल्ली। तो मछली, भोजन के रूप में मछली वहाँ उद्दीपक है। थॉर्नडाइक के प्रयास व भूल विधि के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक नियम इसके 3 हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता अर्थात लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 हैं। अधिगम के उपयोग व अनुपयोग का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। उपयोग व अनुपयोग का जो नियम अधिगम का है, ये थॉर्नडाइक के किस प्राथमिक नियम का हिस्सा है? अभ्यास का नियम। संतोष व असंतोष के नियम अधिगम के किस नियम का हिस्सा है? प्रभाव का नियम। तो आपको आ जाए कि संतोष व असंतोष का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और किसका हिस्सा है ये? प्रभाव का नियम का हिस्सा है। इससे आपको वहाँ क्वेश्चन पूछ देगा। अधिगम के सादृश्यता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, लॉ ऑफ एनालॉजी। थॉर्नडाइक के प्रयास व भूल विधि के सेकेंडरी, द्वितीयक नियम कौन कौन से हैं? जैसे प्राथमिक नियम आपने पढ़े, वैसे आप इसके सेकेंडरी या द्वितीयक बोले या गौण बोले नियम। तो ये गौण नियम इसके 5 हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम अर्थात लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मानसिक तत्परता का नियम, लॉ ऑफ मेंटल टेंडेंसी, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, समान अन्वेषण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये इनके 5 हो गए गौण नियम, सेकेंडरी नियम। फिर आपका क्वेश्चन आएगा, सिंपल, कई बार आया था क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में किया? तो प्रतिपादन आ जाए तब तो 1898 में किया, 1898 में। लेकिन इसका प्रकाशन किया 1913 ईस्वी में। और थॉर्नडाइक ने अपनी किस पुस्तक में किया प्रकाशन? इसका पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन को ले रहे हैं ताकि ये फिर सी-टेट सब में काम आ जाएगा। फिर है प्रयास व भूल जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का,
इसके चरण क्या है, स्टेप क्या है, किस तरह चलता है ये। तो इसमें सबसे पहले है लक्ष्य, गोल, बाधा, ऑब्स्टेकल, विभिन्न प्रतिक्रियाएं, वेरियस रिस्पॉन्सेज, आकस्मिक सफलता, चांस सक्सेस, असफल प्रतिक्रियाओं में कमी, एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, उचित प्रतिक्रियाएं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, लक्ष्य प्राप्ति। तो ध्यान रहे, प्रयास व भूल विधि में ये किया गया है, जैसे ही हम लक्ष्य बनाते हैं तो ऑब्स्टिकल बाधाएं आती हैं, उनको हटाने के लिए हम अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। उसी में से एक प्रतिक्रिया क्या हो जाता है, चयन, सफलता मिलती है, और जो हमारी असफल प्रतिक्रिया है उसमें कमी होती है, और एक उचित प्रतिक्रिया का चयन हो जाता है, जिससे हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आता है कि अधिगम के चयन एवं संबंधन का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रख के कार्य करने हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पैवलोव के द्वारा। पैवलोव जिनका पूरा नाम इवान पेट्रोविक पैवलोव। तो पैवलोव ने 1903 ईस्वी में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पैवलोव को 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ध्यान रहे, जो पैवलोव का अनुबंधन सिद्धांत है, पैवलोव के अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है और उन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया है। तो ध्यान रहे, पैवलोव ने अपने सिद्धांत देने के लिए जो अपना प्रयोग किया है उसमें भूखे कुत्ते, घंटी बजाना और भोजन। तो आ जाए कि भाई कुत्ता, घंटी बजाना अर्थात ध्वनि उत्पन्न करना और भोजन, इस पर प्रयोग किसने किया, पैवलोव ने किया। और पैवलोव ने अपने इस प्रयोग के द्वारा सिद्धांत दिया, उसके नाम क्या क्या है। तो उसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या हम बोले प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके अन्य नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत भी इसका एक अन्य नाम है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट होता है, प्रस्तुत होता है, इसलिए। फिर आपको आ जाए अनुबंधन का जनक किसको माना गया है, पैवलोव। पैवलोव को अनुबंधन का जनक कहा गया है। अनुबंधन कंडीशनिंग क्या है, साहचर्य स्थापना को अनुबंधन कहते हैं। साहचर्य स्थापना, सीखना अनुबंधन है, ये किसने कहा है, पैवलोव ने कहा है। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक या उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने को बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। आपको ध्यान रहे, पैवलोव ने अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में 2 प्रकार के उद्दीपक का प्रयोग किया है। 2 टाइप्स का इसमें उद्दीपक है पैवलोव के प्रयोग में। देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, अच्छे से समझेंगे इसको ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो 2 प्रकार का उद्दीपक है। एक तो जैसे उसका हो गया भोजन। तो भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, UCS, इसको बोला गया UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनानुबंधित उद्दीपक। तो आपको जब भी कि UCS के रूप में यहाँ पर कौन सा उद्दीपक है, भोजन, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनानुबंधित उद्दीपक, इसलिए इसको हम बोल देते हैं स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज, ये हुआ। दूसरा है घंटी बजाना, ध्वनि उत्पन्न करना, ये है CS, कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। तो इसको बोल देते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक भी, कृत्रिम उद्दीपक भी। तो ये 2 प्रकार के उद्दीपक हैं, 2 प्रकार के। तो जब 2 प्रकार के उद्दीपक, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं और कुछ समय के बाद स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लेने पर भी जो कृत्रिम वाला है, अनुबंधित उद्दीपक है,
उसके साथ वही प्रतिक्रिया होने लगती है तो इसे अनुबंधन कहते हैं। वही प्रतिक्रिया जो स्वाभाविक के साथ अनानुबंधित साथ हो रही थी तो इसी को बोलते हैं अनुबंधन, कंडीशनिंग। और ये सिद्धांत दिया पैवलोव ने। तो आप ध्यान देंगे, आ जाए पैवलोव के सिद्धांत में भोजन क्या है, यूसीएस, घंटे बजाना क्या है, सीएस, और इसके अलग अलग मतलब क्या है, नाम क्या है वो। तो जब उसके पास भोजन है यूसीएस तो उसको देख के आता है मुंह में लार, यूसीआर। अब घंटी प्लस भोजन, घंटी बजाया गया और तुरंत भोजन दिया गया 3-4 सेकेंड के अंदर अंदर में, तो फिर यहाँ लार आ रहा है यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब क्या किया, सिर्फ घंटी बजा रहा है, भोजन निकाल दिया तो लार, सीआर, तो कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, यहाँ अनुबंधन हो गया। तो इस प्रकार से ये अनुबंधन का जनक हुआ पैवलोव। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया भाई, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर ने दिया 1938 ईस्वी में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, इसका नाम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इंग्लिश में वही है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसके दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। और चूंकि स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इसलिए इसके सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और स्किनर ने अपना प्रयोग किया है चूहा कबूतर, चूहे का प्रयोग इसका प्रसिद्ध है। चूहा लीवर दबाता है और बक्से में बंद है तो आता है स्किनर के प्रयोग में बक्से का नाम क्या है, उसी के नाम पर स्किनर बॉक्स। जबकि हमने वहां देखा है थॉर्नडाइक वाले के बक्से का नाम है पजल बॉक्स। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार कौन कौन से बताए हैं, एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड रिस्पॉन्स, ये 2 प्रकार के बताए हैं। जो अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं किसी ज्ञात प्रेरक या उद्दीपक के कारण होती है उन्हें एलिसिटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे रोशनी के आने पर आंखों के पलक झपक जाना, अर्थात ये उद्दीपक के नियंत्रण में होती है प्रतिक्रिया ये। और जो दूसरी प्रतिक्रिया है, जो अनुक्रियाएं या व्यवहार स्वेच्छा से होता है तथा उत्तेजक या उद्दीपक के नियंत्रण में नहीं होता है, उनको बोलते हैं एमिटेड बिहेवियर, प्रसूत व्यवहार या क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसलिए आपको प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान में प्राणी के स्वैच्छिक व्यवहार को क्या कहते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर, प्रसूत व्यवहार। फिर ध्यान रहे तो अब 2 अनुबंधन हुआ, एक पैवलोव का, एक स्किनर का। तो पैवलोव का अनुबंधन किस पर है आधारित, एस बेस्ड, स्टिमुलस बेस्ड है, उद्दीपक पर आधारित है पैवलोव का अनुबंधन। जैसे हम बोले ना कि बादल को देखकर मोर का नाचना, तो पहले बादल है ना, एस है, स्टिमुलस है, तो ये पैवलोव का अनुबंधन हुआ, पैवलोव का अनुबंधन हुआ। ये मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, ये पैवलोव का सामने है तब आ रहा है ये। तो एस बेस्ड पैवलोव का अनुबंधन। ऐसे आ जाए स्किनर का अनुबंधन किस पर बेस्ड है, आर बेस्ड, आर आधारित है। रिस्पॉन्स अनुक्रिया या प्रतिक्रिया आधारित है। जैसे बच्चे द्वारा कंप्यूटर पर हाथ मारना, जब वो कुछ हाथ मारते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ दबाते हैं, तो फिर उनको कुछ मिलना शुरू होता है, तो और होते हैं प्रेरित। जैसे चूहा दबाता है लीवर को, रिस्पॉन्स करता है, तो उसको मिलता है दाना, उसको मिल गया, पुनर्बलन मिला, फिर दबाया, तो ऐसे इसलिए आर बेस्ड हो गया। और पैवलोव का अनुबंधन अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध किस व्यवहार से है, अनैच्छिक व्यवहार से। तो शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहार से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से। तो ध्यान देंगे स्किनर का ऐच्छिक, वॉलेंटरी, स्वैच्छिक, और जो पैवलोव का शास्त्रीय है वो अनैच्छिक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन
आ जाए क्वेश्चन आपको कि किसका एक महत्वपूर्ण कारक है ये, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। परिणाम, जब वो हाथ पांव मारते हैं ना तो उनको परिणाम कुछ मिलता है, इसलिए आपको आता है कि ये जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है ना वो यहाँ से मिलता है उसका, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के परिणाम से उसका, इसलिए। और अगर ऐसे आ जाए जबकि, तो ये परिणाम पर, जबकि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधन जो है व्यवहार उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है ये। और इसलिए आपको आ जाए कि किस अनुबंधन में व्यवहार स्वतंत्र होता है, क्रिया प्रसूत में। क्रिया प्रसूत में व्यवहार स्वतंत्र होता है, जबकि प्राचीन अनुबंधन में उद्दीपक या उत्तेजना से प्रभावित होता है, उसके नियंत्रण में होता है। और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक प्रतिक्रिया का संबंध समीपता के नियम पर आधारित है। उसमें तुरंत स्वाभाविक, उसमें जो उद्दीपक है उसको तुरंत प्रस्तुत करते हैं, जैसे घंटी बजाना हुआ और तुरंत वहाँ हमने दिया भोजन, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें देरी ना हो। उसमें काल सामीप्य जिसको बोलते हैं, काल सामीप्य, समय का ध्यान रखा जाता है उसके अंतर्गत, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न आपका है भाई, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी का व्यवहार स्वतंत्र नाड़ी संस्थान ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर वाले में प्राणी का व्यवहार सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय नाड़ी संस्थान द्वारा होता है नियंत्रित। प्राचीन अनुबंधन में, पेवलोव वाले अनुबंधन में प्राणी का आंतरिक व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो आ जाए कि किसके अनुबंधन में प्राणी का आंतरिक व्यवहार प्रदर्शित होता है, प्राचीन अनुबंधन में, पेवलोव के अनुबंधन में। और डैश के अनुबंधन में, किसके अनुबंधन में प्राणी का बाह्य व्यवहार होता है प्रदर्शित, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत। फिर आपको आ जाए कि प्राचीन अनुबंधन के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, आ जाए वहाँ इनमें से कौन सा नहीं है, कि पेवलोव के अनुबंधन में कौन सा नहीं है, तो जो है वो ध्यान कर लीजिए भाई। प्राचीन अनुबंधन के उद्दीपक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, काल सामीप्य, साइमल्टेनियस स्टिमुली, विलोपन, एक्सटिंक्शन, स्वतः पुनर्स्थापन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अवरोध, इनहिबिशन, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब जितने प्रमुख तत्व है ना इनका, इन सब पर क्वेश्चन बनेंगे। क्रिया प्रसूत, अगला प्रश्न आपका है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रमुख तत्व या क्रियाएं कौन सी हैं, तो इसमें आएगा शेपिंग, चेनिंग, विलोपन, विलोपन एक्सटिंक्शन, स्वतः पुनर्स्थापन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। तो शेपिंग और चेनिंग ये विशेषता किसकी है, स्किनर के अनुबंधन की। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रत्याहार, विड्रॉवल से अनुक्रिया दर में कमी को क्या कहते हैं, विलोपन, एक्सटेंशन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत ये किसके माध्यम से प्राणी जटिल अनुक्रियाओं को सीखता है, तो इसमें आएगा शेपिंग एवं चेनिंग। तो शेपिंग एवं चेनिंग जो है ना ये जटिल अनुक्रियाओं के सीखने में होता है प्रयुक्त ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। अब है शेपिंग क्या है भाई, तो शेपिंग ऐसी प्रविधि है जिसमें वांछित व्यवहार, डिजायरेबल बिहेवियर से नज़दीकी व्यवहार करने पर धनात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये ध्यान रहे भाई कि शेपिंग जब हमको लगता है कि वो जो हम चाह रहे हैं उसमें परिवर्तन करना वहाँ वो पहुँचने वाला है बिल्कुल, तो
तब उसको देते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसको बोलते हैं शेपिंग। जबकि चेनिंग क्या है? चेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं एक क्रम में या चेन में की जाती है और जिसमें अंतिम अनुक्रिया करने के बाद पुरस्कार मिलता है। तो उसको ध्यान में होता है कि हमको वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके मस्तिष्क में होता है तब मिलने वाला है, तो वो क्रमशः करते जाते हैं इसको। सर्कस में पशुओं को जटिल अनुक्रिया चेनिंग विधि से ही सिखलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किससे यह चलता है पता कि अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को कब और कैसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा? तो उसको बोलते हैं पुनर्बलन अनुसूची, शेड्यूल रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन अनुसूची से यह पता चलता है कि अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को कब और कैसे पुनर्बलन दिया जाएगा। पुनर्बलन अनुसूची शेड्यूल रीइंफोर्समेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत पुनर्बलन अनुसूची, कंटिन्यूअस शेड्यूल रीइंफोर्समेंट, एक तो ये हुआ सतत। दूसरा है आंशिक या विरामी, पार्शियल और इंटरमिटेंट। ये दो टाइप के होते हैं। आपको दिल्ली वाले एग्जाम में दे देगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, कितने टाइप के हैं। फिर सतत पुनर्बलन में प्रत्येक विशेष व्यवहार के बाद पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ये ध्यान रहे। जबकि आंशिक पुनर्बलन में कुछ अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं रीइंफोर्स्ड होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। फिर एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में कौन से पुनर्बलन का नियम अधिक प्रभावी होता है? तो है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पार्शियल वाला होता है अधिक प्रभावी। और आंशिक पुनर्बलन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है अनुपात अनुसूची, रेशो शेड्यूल। दूसरा है अंतराल अनुसूची, इंटरवल शेड्यूल। ये दो प्रकार के हैं, दो हैं। अनुपात अनुसूची तो अंतराल तो हो गया समय वाला, अनुपात हो गया मात्रा वाला कि भाई इतना दिया इसके बाद इतना, ये अनुपात अनुसूची। और ये अंतराल, जैसे महीने के बाद सैलरी का मिलना, ये तो अंतराल हो गया। लेकिन 4 या 5 या 6 या 8 गिनती कि भाई इतने के बाद हम उसको फिर देंगे रीइंफोर्समेंट, तो हुआ अनुपात अनुसूची। तो ये दो प्रकार के हैं, ये ध्यान देना है भाई। फिर ध्यान देंगे अभी यहाँ पर ना अपना बार बार आ रहा है पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। इससे क्या तात्पर्य है? रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के बार बार दोहराने की, रिपीट करने की संभावना का बढ़ना। जैसे वहाँ स्किनर के प्रयोग में चूहा को लीवर दबा, उसको मिला तो फिर दबाया, फिर मिला। ऐसे जैसे हम बच्चे को देते हैं, सफलता मिलती है, कुछ तो और पढ़ाई करते हैं वो, तो ये है पुनर्बलन। जो कि दो टाइप बताए गए हैं कि भाई एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो वे उत्तेजक या उद्दीपक जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं धनात्मक पुनर्बलन। मतलब परिस्थिति से जुड़ करके, स्टिमुलस वो जुड़ करके और एक्टिव रिस्पॉन्स की संभावना को बढ़ाते हैं, तो पॉजिटिव। और अगर यहीं पर आ जाए कि भाई वे उत्तेजक या उद्दीपक जिनको परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय अनुक्रिया को बल मिलता है, तो हुआ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे डरावनी आवाज, अब डरावनी आवाज का बच्चा दूर भागेगा, उसको हटा लेंगे तब होगा ये चीजें, तब वो एक्टिव रिस्पॉन्स देगा हमको। और धनात्मक में जैसे भोजन हो गया, भूख लगी है, भोजन, पानी की प्यास, पानी, तो ये भोजन पानी जो कि प्राथमिक पुनर्बलन कहलाते हैं, प्राथमिक। तो ऐसे आपको आ जाए इनमें ये क्या होते हैं। फिर ध्यान देंगे एक प्रश्न आपको ऐसे भी आ जाए कि पहले CS आकर हट जाता है तब US आता है, तो इसे डैश अनुबंधन कहते हैं। इसको बोलते हैं चिन्ह अनुबंधन, ट्रेस कंडीशन, ट्रेस कंडीशनिंग। CS पता है आपको, कंडीशनड स्टिमुलस, और US अनकंडीशंस। US मतलब अनानुबंधित और ये अनुबंधित, घंटे बजाना। तो ये
और CS पहले आता है लेकिन US आने पर भी CS उपस्थित रहता है तो इसको बोलते हैं विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। जब CS और US एक साथ आते हैं तो उसे हम बोलते हैं समकालिक अनुबंधन, समान काल। पहले US आता है और US हटने के बाद CS आता है तो उसे कहते हैं पूर्वगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो ऐसे भी आ जाए चिन्ह अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, पूर्वगामी अनुबंधन। तो आप CS US कैसे होते हैं प्रस्तुत, ये आप ध्यान कर लेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा से है। वहाँ आ जाए विचारधारा, संप्रदाय, स्कूल, एक ही बात है। तो यह है गेस्टाल्ट, अर्थात गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो कि सबसे उच्च अधिगम है। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना 1912-13 ईस्वी में जर्मनी में किया गया और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का संस्थापक या जन्मदाता किसको मानते हैं, वर्दाइमर को। वर्दाइमर जिनका सहयोगी कोफ्का और कोहलर। तो वर्दाइमर, कोफ्का और कोहलर ये तीन वहाँ पर हैं, इनमें प्रमुख हैं वर्दाइमर। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। आपको आएगा गेस्टाल्ट डैश लैंग्वेज का वर्ड है जर्मन। गेस्टाल्ट किसका है सूचक, पूर्णता या समग्रता का है सूचक गेस्टाल्ट। होलनेस, एंटायरनेस, होलनेस, एंटायरनेस का सूचक है गेस्टाल्ट, पूर्णता या समग्रता का। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, आकार, आकृति, ढांचा, समग्राकृति। इसलिए गेस्टाल्ट को समग्रवाद भी बोलते हैं। समग्रवाद, पूर्णाकारवाद, सम अवयववाद, हिंदी में ऐसे भी जानते हैं इसको। गेस्टाल्ट वादियों ने सीखने में किसको विशेष महत्व दिया है, प्रत्यक्षीकरण को, परसेप्शन को, जबकि व्यवहारवादियों ने सीखने पर अधिक बल दिया है और इन्होंने दिया है प्रत्यक्षीकरण को। गेस्टाल्ट वादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है, व्यवहारवादियों ने सीखने पर बल दिया है कि एनवायरनमेंट बनाना है वहाँ पर। गेस्टाल्टवाद के अनुसार उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण किस रूप में होता है, संगठित रूप में होता है, ऑर्गेनाइज्ड, पूर्णता में। अर्थात आपको आ जाए कि उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में होता है, ये किसने कहा है, गेस्टाल्टवादियों ने। और एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में होता है, इसे गेस्टाल्टवाद में किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है प्रेग्नॉज। प्रेग्नॉज, PRAGNANZE, ये प्रेग्नॉज। फिर ध्यान दें कि यहाँ प्रत्यक्षीकरण, देखना और अर्थ लगाना, मानसिक क्रिया जो है इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। मीनिंगफुल देखना, सम्यक देखना, पूर्णता में देखना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में मानसिक क्रिया का रूप जटिल व विकसित होता है, जटिल व विकसित। अंतर्दृष्टि, एक प्रश्न अब इससे आ जाए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना गया है, कोहलर को। कोहलर, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया, चिंपैंजी के ऊपर, वनमानुष के ऊपर। और कोहलर की जो वनमानुष है उसका नाम क्या है, सुल्तान। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया कोहलर ने। उसके प्रयोगशाला में सुल्तान नामक वनमानुष है और छड़ी है, पिंजरा है, केला है, लकड़ी का बॉक्स है। कई बार ऐसे दे देते हैं। और ध्यान रहे, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब क्या हुआ, समस्या के प्रत्यक्षीकरण के उपरांत अचानक उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया को अंतर्दृष्टि कहते हैं, इनसाइट। अचानक उत्पन्न होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है, उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि। इसलिए आता है प्रश्न, अंतर्दृष्टि डैश होती है, कैसे होती है, आकस्मिक होती है, धीरे धीरे होती है, अनिश्चित होती है, कैसे होती है, आकस्मिक, अनायास, सडन। समस्या, जैसे समस्या कोई मन में उठे या हमने देखे, प्रत्यक्षीकरण किया पूर्णता में, और फिर वो जाता है
अचेतन मन में, वो चलता है प्रोसेसिंग और फिर एकदम से निकलता है उसका प्रॉब्लम। इसलिए आता है ना कि अध्यापक को स्टूडेंट्स के, विद्यार्थी के इनसाइट को इनकलकेट करने के लिए समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रॉब्लम, समस्या जितनी तगड़ा होगा, जिसके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, वो उसका इनसाइट उतना होगा इनकलकेट। और कल्पना शक्ति का इससे बहुत महत्व है। फिर आपको प्रश्न आ जाए कि अंतर्दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बोलेगा अंतर्दृष्टि उच्च पशुओं संबंधित है। उच्च पशुओं, अंतर्दृष्टि में सही प्रत्यक्षीकरण होता है। अंतर्दृष्टि में अनुक्रियाओं की त्रुटियों में धीरे धीरे कमी होती है। अंतर्दृष्टि में अनायास बिल्कुल सही अनुक्रिया घटित होती है। तो ध्यान देंगे, अभी हम लोग किए थे कि अंतर्दृष्टि में अनुक्रियाओं की त्रुटियों में धीरे धीरे कमी होती है, सही नहीं है। ये तो थॉर्नडाइक का प्रयोग है। यहाँ तो वंश होता है, सडन, और फिर इसमें उच्च बौद्धिक क्षमता का। आपको आता है ना कि किस अधिगम सिद्धांत में उच्च बौद्धिक क्षमताओं और मस्तिष्क का सीखने में उपयोग करने पर अधिक बल दिया गया है, अंतर्दृष्टि में। जबकि थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल में शारीरिक कुशलता अथवा यांत्रिक कुशलता। और अंतर्दृष्टि के स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 लक्ष्य, गोल, नंबर 2 बाधा, ऑब्स्टिकल, नंबर 3 तनाव, टेंशन, नंबर 4 संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 पुनः संगठन, रीऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी व्यक्ति के पास लक्ष्य, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम होता है उनके सामने, तो बाधा आती है, ऑब्स्टिकल। अब कोई भी बाधा में रह के राजी नहीं है, तो उससे तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव को हटाने के लिए उनके पास जो होते हैं रिसोर्सेज और जो प्रॉब्लम है उसको पूर्णता में देखते हैं, इसको बोलते हैं संगठन। और ऐसा करने के बाद उनमें से फिर वो चयन करते हैं कि उनको लगता है ये सहायक है, तो फिर उसका पुनः संगठन करके प्रॉब्लम का निकालते हैं सॉल्यूशन। इसको हम अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के चरण के नाम से जानते हैं। या आपको बोल दे कि गेस्टाल्ट वादियों ने अंतर्दृष्टि के लिए क्या उपाय सुझाए हैं, तो ये उपाय सुझाए हैं कि ऐसे ऐसे। इसी प्रकार से लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग में अध्यापक भी अपने बालक के इनसाइट को इनकलकेट करने के लिए इस प्रकार से उनके सामने टारगेट देना, और तब फिर वो अपने आप करेंगे प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रकार से मेरा प्रयास है आपको कि ऑडियो फॉर्म में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। नमस्कार, शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। आप खूब मनोयोग से पढ़िए, अपना कमेंट भी हमको दीजिए।